बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। आज हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 15, उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। शोन ऑन द फॉलोइंग पेजेस आर डाटा रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ एकेडमिक टेस्टिंग सर्विस इन कॉरपोरेशन ड्यूरिंग 1994। कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन में सबसे पहले नेट सेल दी हुई है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस दिए हैं। अदर डाटा में ऑपरेटिंग इनकम ड्यूरिंग 1994 ऑन सेगमेंट ऑफ बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू नियर ईयर एंड नेट ऑफ इनकम टैक्स। तो जो बिज़नेस आपने क्लोज़ किया है उसका जो सेगमेंट है डिसकॉन्टिन्यू वो आपकी इनकम है, तो इसलिए आप डिसकॉन्टिन्यू बिजनेस की हेडिंग में इनकम में जाके लिखेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डिसकॉन्टिन्यू सेगमेंट, तो डिसकॉन्टिन्यू सेगमेंट में एक इनकम है और एक लॉस है। इनकम आपकी कम है, लॉस ज़्यादा है, तो हम दोनों को नेट ऑफ कर देंगे, तो नेट हमारे पास लॉस आएगा। देन उसके बाद थर्ड आपकी इनकम स्टेटमेंट में जो सेगमेंट होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस का होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस आपको दिए हुए हैं वो आप माइनस करेंगे। देन उसके बाद है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो चेंज आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में वो प्रीवियस ईयर से आते हैं, और जो चेंज आते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट में वो करंट ईयर से ऑनवर्ड आते हैं। तो ये जो चेंज आया इफेक्ट इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इसकी वजह से आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है, तो ये 135,000 हम ऐड कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में जाके चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हेडिंग में। देन उसके बाद प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। तो ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट जितनी भी होती हैं ये सारी की सारी आपकी रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में जाती हैं। इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो देखें 1991 की प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है, हम खड़े हुए हैं 1994 पे। जो हमने स्टेटमेंट बनानी है वो 1994 की बनानी है, और जो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है वो 1991 की हैं। इसका मतलब जो 1991 का प्रॉफिट होगा वो उस साल की रिटेन्ड अर्निंग में जाके ऐड हुआ होगा, तो इसलिए इसका इफ़ेक्ट हम रिटेन्ड अर्निंग में जाके करेंगे। इसका इफ़ेक्ट करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट में नहीं हो सकता कि 91 का इफ़ेक्ट आप 94 की इनकम स्टेटमेंट में कर दें, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, ये भी आपने जाके जो है वो करना है रिटेन्ड अर्निंग में। प्रीपेयर्ड अ कंडेंस इनकम स्टेटमेंट ऑफ 1994 इंक्लूडिंग अर्निंग पर शेयर स्टैटिस्टिक्स। एकेडमिक टेस्टिंग सर्विस इनकॉर्पोरेशन हैड 300,000 शेयर्स ऑफ $1 par value common stock and 40,000 shares of 6.2500 par value preferred stock outstanding throughout the year। तो आपने क्या करना है, एक कंडेंस इनकम स्टेटमेंट बनानी है और एक आपने क्या करना है, एक आपने अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी है। देन है प्रीपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर एंडिंग, आपने रिटेन्ड अर्निंग बनानी है। एज ओरिजिनली रिपोर्टेड रिटेन्ड अर्निंग एट December 31st 1993 अमाउंटेड, ये आपको रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सी पार्ट में कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैश डिविडेंड पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर 1994। अज्यूम नो डिविडेंड इन एरियर ऑन द प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक पे कोई भी हमारे पास डिविडेंड एरियर में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में 3 सेगमेंट बनेंगे, एक बनेगा कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन का, एक सेगमेंट बनेगा डिसकॉन्टीन्यू का, और एक बनेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस का। और फिर उसके बाद हम इफ़ेक्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, और फिर हम नेट इनकम या नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद फिर हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद आप रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनाएंगे, और उसके बाद कैश डिविडेंड पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। एकेडमिक टेस्टिंग सर्विस कंडेंस इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1994। नेट सेल हमें गिवन है, हमने लिख दी, लेस कर देंगे हम कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन। डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन में 2 बातें थी, एक ऑपरेटिंग इनकम थी जो मैंने रीड करते हुए आपको बताई थी, और ऑपरेटिंग इनकम क्या थी कि आप इस बिज़नेस को जब क्लोज़ कर देंगे तो फिर आपको इसको ऑपरेट करने के लिए
कोई भी एक्सपेंस बेयर नहीं करना पड़ेगा। जब बिज़नेस ही बंद हो गया तो एक्सपेंस भी नहीं होगा, कॉस्ट भी नहीं होगी, तो वो फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है, वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। और लॉस ऑन डिस्पोजल, इसको डिस्पोज करने पे, इसको ख़त्म करने पे जो लॉस हुआ है वो लॉस था 6,75,000। इनकम कम है, लॉस ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, दोनों को नेट ऑफ कर दिया, तो नेट लॉस हमारे पास आया। तो कॉन्टीन्यू ऑपरेशन की इनकम में से डिसकॉन्टीन्यू ऑपरेशन का लॉस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग चेंज। देन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस हमें दिया हुआ है, वो हम लिख देंगे, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग चेंज जो आया हमारे पास, वो हमारे पास इनकम में चेंज आया। इनकम में चेंज आया तो इसलिए 135,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। याद रखिएगा, अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट अकाउंटिंग चेंज का इनकम हो तो हम ऐड करेंगे, और अगर लॉस पे हो या एक्सपेंस पे हो तो माइनस करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस लेके नेट लॉस आ गया 645,000। तो जो नेट इनकम हमारे पास आई है कॉन्टीन्यू ऑपरेशन से वो है 18,55,000। देन हमने अब कैलकुलेट करना था इसी से अर्निंग पर शेयर। तो एक अर्निंग पर शेयर हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, एक अर्निंग पर शेयर हम इस पे कैलकुलेट करेंगे, एक अर्निंग पर शेयर हम इस पे कैलकुलेट करेंगे, और एक अर्निंग पर शेयर हम इस पे कैलकुलेट करेंगे, और एक एंड पे हमारे पास अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में एक सवाल ये आता है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रेफर डिविडेंड दिया हुआ है, तो वो जो प्रेफर डिविडेंड है वो सारी अर्निंग में से माइनस होगा। तो प्रेफर्ड शेयर्स हैं हमारे 40,000 के, और एक शेयर पे डिविडेंड है 6.25, तो उसके ऊपर जो प्रेफर डिविडेंड हो जाएगा वो 2,50,000 का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अर्निंग फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन ये 20,50,000 में से माइनस करेंगे 2,50,000 और उसको डिवाइड कर देंगे 300,000 शेयर्स पे, तो हमारे पास जो अर्निंग फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन आएगा डेट इज़ 9 रुपीज़। फिर हम लिखेंगे लॉस फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन, तो लॉस फ्रॉम आ गया 4,40,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे 300,000 पे, तो ये लॉस हमारे पास आ जाएगा। फिर अर्निंग बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 2,500,000 की। अब याद रखिएगा ये अर्निंग, ये लॉस था, लॉस में से हम डिविडेंड माइनस नहीं करते होते, हम हमेशा अर्निंग में से डिविडेंड माइनस करते हैं, इसलिए इस अर्निंग से भी माइनस करेंगे, और इस अर्निंग से भी माइनस करेंगे, और इस अर्निंग से भी माइनस करेंगे। तो इन तीनों अर्निंग से हम माइनस करेंगे, तो 2,500,000 में से हम माइनस करेंगे 2,50,000 हमारा प्रेफर डिविडेंड, और उसको डिवाइड कर देंगे 300,000 पे, तो हमारे पास 7.50 आ जाएगा। देन है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस है हमारे पास 780,000 का, उस पर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स को, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट की इनकम जो है उस पर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स को, तो हमारे पास ये एक आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट वन जो हमारे पास नेट इनकम आई है, इस नेट इनकम में से भी प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करने के बाद जितने कॉमन शेयर्स हैं उन पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अर्निंग पर कॉमन शेयर आ जाएगी। ये थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी कि हमने रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। तो रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर 64,50,000। अब इसमें से लेस करेंगे प्रायर पीरियड की एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते हुए बताया था कि जितनी भी प्रायर पीरियड की एडजस्टमेंट हैं, और वो प्रायर पीरियड की एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन से रिलेटेड थी, और डेप्रीसिएशन का ताल्लुक कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन की इनकम के साथ होता है, तो इसलिए प्रायर पीरियड की एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से माइनस कर देंगे, हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद हम रीस्टेटेड कर देंगे इसमें जितनी भी हमारी नेट इनकम आई है इस साल की। तो नेट इनकम अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है 855,000। तो ये जो करंट ईयर की इनकम है ये यहाँ पे जाके हम रिपोर्ट कर देंगे। 63,100,000 के अंदर हम करंट ईयर की आप कह लें कि नेट इनकम जो है वो हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सब टोटल आ जाएगा 8155,000। जितना कैश डिविडेंड है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 722,30,000। तो ये हमारे पास जी करंट ईयर की रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बन गई है। अब हम इसके पार्ट सी की तरफ आते हैं।
जहाँ पे हमने सिर्फ कैश डिविडेंड कैलकुलेट करना है और करना भी कॉमन स्टॉक पे है। सी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर। तो टोटल कैश डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो 925,000 था, उसमें से लेस कर देंगे प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड, क्योंकि हमने कॉमन स्टॉक होल्डर को जो डिविडेंड देना होता है वो तब देना होता है जब हम पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों को दे देंगे। तो प्रेफर्ड स्टॉक वालों का हमने कैलकुलेट किया हुआ था, तो टोटल कैश डिविडेंड में से प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड माइनस कर देंगे, तो बाकी डिविडेंड वो बचेगा जो हमने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देना है। तो अब कॉमन स्टॉक होल्डर को जो डिविडेंड देना है वो 6,55,000 है और कॉमन शेयर्स हमारे पास 300,000 के हैं। तो हमारे पास जो कैश डिविडेंड पर शेयर आ गया, पर कॉमन स्टॉक आ गया, वो है $2.25। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो या कोई प्रॉब्लम या कोई बात समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।